हम यूपी की बात करते हैं तो हो गई नाम बदलने की बात। यूपी की बात करते हैं तो एक अहम रोल यूपी निभाता है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तो हो गए। यूपी का 80 सीटों का कंट्रीब्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और 2047 का लक्ष्य, 2027 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं वो 2024 से होता हुआ गुजरता है। उस बीच क्या कुछ लगता है आपको, कैसा नेतृत्व और क्या बीजेपी उन सभी पैमानों पर खरी उतरने वाली है? देखिए, चाहे तो जन सामान्य की अवधारणा ले लीजिए, शेष भारत के नागरिकों की धारणा ले लीजिए, अथवा सांख्यिकी के आंकड़ों को ले लीजिए, पत्रकारिता के एनालिसिस को ले लीजिए, यूपी ने अपनी जो एक कन्वेंशनल यूपी के बारे में छवि थी उसको तोड़ा नहीं है, उसको तार तार कर दिया है। और ये केवल इसलिए नहीं करा कि मैं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ तो मेरा तो धर्म है अपनी पार्टी की तारीफ करूँगा, अपने नेतृत्व की तारीफ करूँगा, लेकिन मैं तारीफ ना भी करूँ मान लीजिए तो उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा गरीबों को आवास दिए। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक जो हमारे राशन का वितरण है सबसे ज़्यादा पात्र नागरिकों को लाभ दिया। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक किसान सम्मान निधि के किसानों को लाभ दिया। उत्तर प्रदेश ही एक राज्य है जिसने के गेहूं में और गन्ने के उत्पादन में भारत में सबसे ऊपर नाम अपना रखा। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की और मेडिकल की सीटें आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य, मतलब किसी भी पैरामीटर्स पे देख लीजिए, सर्विस सेक्टर में ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लीजिए, निवेश के आकर्षण में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत जकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था। मैं इन बातों में नहीं पड़ता कि क्यों जकड़ा हुआ था, लेकिन माननीय योगी जी ने कमाल किया है। इसी सदन में बैठकर हमने न जाने कितनी बातें, जो बातें हमने सपने की तरह सोची थी, आपको मैं बताता हूँ। ये उत्तर प्रदेश ने, पूरे केंद्र सरकार की योजना थी कि पूरे भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ, एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें तो ऐसी है, फ्लैगशिप है। असंगठित क्षेत्र का मजदूर माने आपके घर में काम करने वाली कोई बहन बेटी, आपके घर कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, आपके घर में कोई सफाई करने वाला, कोई पेंट करने वाला, कोई माली। इस क्षेत्र में सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी करना, सबसे अधिक सुविधाएं देना, सबसे ज़्यादा भारत में आयुष्मान कार्डों के वितरण का एक पूरा मंच बनाकर उस अचीवमेंट को करना, और अभी रुकना नहीं। यानी ये सब कुछ जो हो गया, ये कोई तारीफ नहीं है, ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है। माननीय योगी जी के शब्दों में अगर मैं दोहराऊं तो ये तो हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी गतिशीलता है जो अनवरत चलती रहेगी, चरैवती रहेगी। तो यूपी ने जो इतना नैरेटिव चेंज किया है उसका राजनीतिक रूप से आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिक माननीय योगी जी के नेतृत्व को देते हैं। और जैसा आपने खुद कहा कि केंद्र के चुनावों में जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं वो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी की मूल आधार की योजनाओं में और माननीय योगी जी के कृत संकल्पित दृढ़ निश्चित नेतृत्व के कारण जो परिणामदायी बनी है। तो आप यकीन माने 2024 भी 2014 का और 2019 का इतिहास दोहराने वाला है। और ये मैं जानता हूँ कि आप सब भी अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि 2024 में जब माननीय मोदी जी एक बार फिर इस देश का नेतृत्व करेंगे तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें योगदान के रूप में दिल्ली को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो बात योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते हैं, आपका भी यही कहना है? जी।
और इसी के साथ में क्योंकि शंकर सिंह भदौरिया जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, भदौरिया जी अभी सबसे पहले मैंने आपसे जो सवाल किया था वो था गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा हुआ, और हम उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस, क्योंकि हमारे सामने सारे बैठे हुए हैं अधिकारी लोग, तो इस बीच लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा है, काफी जो डेटा है वो भी ये दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती, गॉड फॉरबिड्स, तो स्थिति कुछ और होती या हुई ही ना होती? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना आज के टाइम पे कल्पना करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने में हमारे पुलिस बल के जो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो उसमें आप सब लोगों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हमारा पुलिस बल इसी निर्भीकता से, अच्छे कामों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है जनता के मन में आपके प्रति सम्मान होना चाहिए, और वो सम्मान आप लोग अपने एक्ट से अर्न करते हैं। तो गरीब जनता का ध्यान रखते हुए और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मुझे इस तरीके की घटना की यहाँ पे कल्पना नहीं की जा सकती है। और अगर यदि हो गई होती, आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पुट किया है, अगर हो गई होती तो बाबा जी का बुलडोजर बिल्कुल फेमस है, चाहे कहीं भी चले जाओ, यहाँ से लेकर किसी भी दूसरे भी स्टेट में हमेशा उसी एक्शन की डिमांड की जाती है, और वो इतना हार्ड एक्शन है, तत्कालिक एक्शन होता है कि वो जनता को बहुत प्रिय भी होता है। बाकी इस तरीके की घटना के लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है आज की डेट में, और इस तरीके की घटना के लिए स्कोप नहीं है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधरा है हर मायनों में। अगर हम देखें, सुकेश यादव जी चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुकेश जी, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, और महिलाओं की एजुकेशन को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से महिलाओं का योगदान देखते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, और कैसे प्रेरित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल कंट्रीब्यूशन है या जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आए? इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय, चाहे वो आगरा का हो चाहे शिकोहाबाद का हो, दोनों जगह हमने ये कर रखा है कि फीस के अभाव में कोई भी बेटी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ना छूट पाए। ये हमारी प्रेरणा है कि पहले तो विश्वविद्यालय डिमांड करता है फीस की, और यदि किसी पर फीस नहीं है तो फीस के अभाव में उसको प्रवेश से हम वंचित नहीं करते। तो इसी तरीके से जब बच्चियां हैं, निश्चित रूप से ये तो आप देखेंगे ही कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को शिक्षा देती है आगे चल करके। तो इसलिए हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है कि बच्चियों की एजुकेशन पर किसी भी प्रकार से कोई पैसे की वजह से वो वहाँ दिक्कत ना आ पाए, ये हमने पूरा ध्यान रखा है। जैसा कि आप अभी भदौरिया साहब भी कह रहे थे कि मैनपुरी में, हम तो उनकी बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें रहती हैं। भूमि की उपलब्धता सबसे मुख्य कारण बन जाता है। भूमि की उपलब्धता हो तो हमने तो पहले एक दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया है एटा में, तो हम पहले उसको मैनपुरी में ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन भूमि की उपलब्धता न होने के कारण वो हमने मैनपुरी की जगह पर फिर एटा में बनाया। तो आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन बर्बाद हुई हमारे उत्तर प्रदेश में, और उसी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूलों में सारी कक्षाएं चलती हैं और पब्लिक स्कूलों के बच्चों की सीबीएसई के बोर्ड के माध्यम से बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। ये बड़ा सराहनीय काम किया है। निजी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंटरमीडिएट कॉलेज, जो एडेड कॉलेज थे, वहाँ पढ़ाई का रुझान कम हुआ, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वो इस प्रकार का सिलेबस है जो सीबीएसई के सिलेबस से ज़्यादा मैच करता है, और उस वजह से पब्लिक स्कूलों की ओर बच्चों का ज़्यादा रुझान रहा। तो पब्लिक स्कूलों ने हमारे शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है शहरी क्षेत्रों में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं किसी प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से हमारा समाज भी आगे आया है। पहले तो अभी 20-30 साल पहले लड़कियों पर एजुकेशन में लोग खर्च नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें अलग हुई हैं।
मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोग भी लड़कियों के पढ़ाने में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो जहाँ तक के कमरा किराए का लेकर के या हॉस्टल की व्यवस्था करके लड़कियों को शहरों में पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत ढेर सारी लड़कियाँ, मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 हज़ार लड़कियाँ पढ़ रही हैं वर्तमान समय में। तो विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है बच्चियों को पढ़ने के लिए। आपने अपना कंट्रीब्यूशन बताया, और इसी के साथ में आपने समाज का जिक्र किया कि समाज भी आगे आ रहा है और बेटियों को बढ़ावा दे रहा है, पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल हमारे साथ में बैठे भी हुए हैं, हमारे साथ में डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा बैठे हुए हैं, जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को एक अहम कदम उठाया है।